साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि 17वीं बीपीएससी में हम लोग क्या किए थे, प्रीलिम्स का टारगेट वाइज पढ़ाई किए थे और उसके बाद 33 के आसपास सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट किए थे। उसके बाद करंट अफेयर्स का भी तैयारी किए थे। ठीक उसी प्रकार से 71वीं बीपीएससी के लिए भी हम लोग टारगेट वाइज पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर ये आपको टारगेट मिलेगा। कहाँ? @PCS यात्रा सर्च करिए या PCS यात्रा सर्च करिए टेलीग्राम पर, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर टारगेट। ठीक है। और यहाँ पर टारगेट दिया जाता है कैसे? डे 1 से लेकर डे 7 तक का टारगेट दिया जाता है। 7 दिन का, एक सप्ताह का टारगेट दिया जाता है। और 8वें और 9वें दिन, 8वें और या फिर 9वें दिन दोनों में से कभी क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और ये एकदम से बिल्कुल से फ्री है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग का इस बार का टारगेट है कि 35 के आसपास टेस्ट करें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग का 4 से 5 बार रिवीजन हो। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, करेंट अफेयर्स 3K के आसपास यानी 3000 के आसपास हम लोग का करंट अफेयर्स का टारगेट है। और उम्मीद है करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत कम समय में हम लोग जब 33 के आसपास टेस्ट कर लिए थे और 3 बार रिवीजन कर लिए थे, तो इस बार तो हमारे पास बहुत समय है। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अभी पॉलिटी से स्टार्ट किए हैं। चूँकि पॉलिटी सबको ईजिली समझ में आ जाती है, इसलिए पॉलिटी से स्टार्ट किए हैं। ये लक्ष्मीकांत के हिसाब से क्या है, टारगेट है। तो फर्स्ट वीक खत्म हो चुका, फर्स्ट वीक का टेस्ट भी हो चुका है, सेकेंड वीक का टारगेट भी दिया जा चुका है। ठीक है। जैसे सेकेंड वीक का टारगेट आपको चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम पे और यहाँ पर सर्च करिए PCS यात्रा, और पिन पहला ही मैसेज, यहाँ पर जो आपको पहला ही मैसेज है ये यहाँ पर पिंड मैसेज मिल जाएगा। और ये है सेकेंड वीक का टारगेट 8 से लेकर 15वें डे तक, और 26 मई को फिर से क्या है, टेस्ट है। ठीक है। आइए, तो अब हम लोग इसी टेस्ट का यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन हो गया था। कोशिश करते हैं सारा के सारा कर लेने का। और ये परम IAS का टेस्ट है, हमारा कोई टेस्ट नहीं है। जो भी टेस्ट मार्केट में अच्छा रहता है, कंसेप्चुअल रहता है, उसी का टेस्ट होता है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। कथन 3 दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, इसमें भारत के भीतर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के अपील पर विचार करने की शक्ति है। बिल्कुल भी आप कहीं भी कोई भी ट्रिब्यूनल्स हो या कोई भी कोर्ट्स हो, जैसे हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, आप उसके अगर चीज़ों से सहमत नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह कथन सही है। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित तथ्य या कानून के किसी भी प्रश्न पर सलाहकार राय देने की शक्ति है। बिल्कुल है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो कोई चीज़ें पर सलाह मांग सकता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है। और अगर देगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको मानेगा ही मानेगा। ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर बात और आता है कि अगर वो पूर्व संधि से रिलेटेड हो, किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों से रिलेटेड हो, तो राष्ट्रपति उस पर सुप्रीम कोर्ट उस पर सलाह देना अनिवार्य ही है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। इसलिए कथन क्या है, सही है। पहला और दूसरा दोनों सही। इसका क्षेत्राधिकार भारत के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। बिल्कुल सही बात है। जब क्या होता है कि अगर यह कोई राय दिया तो सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, अभिलेखों का न्यायालय भी बोलते हैं। जब यह कोई राय दिया और कोई जजमेंट दिया तो अन्य सभी न्यायालय में उसको रिफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट से क्या है, संकीर्ण है, यानी कि हाई कोर्ट से कम है। क्या यह बात सही है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यह बात गलत प्रतीत होता है, लेकिन आपको सोचना होगा। सुप्रीम रीट, जो भी 5 प्रकार के रीट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट के लिए रीट आप कहीं भी जारी कर सकते हैं। एक होता है फंडामेंटल राइट के अलावा फंडामेंटल राइट प्लस अदर चीज़ों के लिए रीट आप जारी कर सकते हैं। तो संविधान में रीट जारी करने की जो शक्ति दी गई है, आर्टिकल 32, 226 हाई कोर्ट के लिए, तो यहाँ पर 32 में कहा गया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करेगा वो ओनली फंडामेंटल राइट के लिए जारी करेगा। ठीक है, केवल फंडामेंटल राइट के लिए। लेकिन वहीं यहाँ पर कहा गया है हाई कोर्ट के लिए कि यह फंडामेंटल राइट और अदर किसी भी चीज़ों के लिए जारी कर सकता है। तो यह बात सही हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट की क्या है, हाई कोर्ट से उसकी शक्ति क्या है रीट जारी करने की, कम है। तो यह कथन क्या हो गया, सही हो गया।
जब कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। बिल्कुल आर्टिकल 13 में ये बात कही गई है। आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो। ठीक, तो पहला भी कथन सही और दूसरा भी कथन सही, समझ गए। अब देखो तीसरा कथन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून पूरे भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अभी हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो ये भी कथन क्या हो गया, सही हो गया। तो यानी कि 3 का 3 कथन क्या हो गया, सही हो गया। तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें कितना स्टेटमेंट है, 1 2 3 और 4। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बनाते समय सबसे पहले ये देख लेना है ना, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार यानी एडवाइजरी, उसका जो क्षेत्राधिकार है उसके संबंध में पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून या तथ्य के प्रश्न पर सलाह सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ किया जा सकता संदर्भ किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देखें कि राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगेगा किससे, सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सलाह देगा। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर किए गए संविधान, पूर्व संधि, समझौते और उत्पन्न विवादों को भी इसके पास भेजा जा सकता है। जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और अदर चीज़ों से रिलेटेड हो तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एक मिनट, ये ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी है। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी हम लोग देखे हैं राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, तो ये कथन बाध्यकारी नहीं होगा। अब देखना है यहाँ पर एग्जाम में कि 3 तो गलत हो गया, 1 और 2 सही हो गया। तो जहाँ जहाँ 3 है वो अपने आप कट जाएगा। हालांकि देखिए यहाँ एक ही जगह दिया हुआ है। आगे फिर देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को सलाह के लिए भेजे गए मामलों में से एक केरल शिक्षा विधेयक की संवैधानिकता थी। अब यहाँ ये क्या हो गया, अब ये पूरा नॉलेज बेस्ड हो गया, समझे। अब ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये बात क्या है, यह सही है। ठीक है, एक तो समझ गए हम लोग बाध्यकारी नहीं है, और दूसरी बात राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आर्टिकल 143 के तहत उसके सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। यह भी बात हम लोग देख लिए। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सलाह के लिए भेजे गए मामलों में से एक केरल शिक्षा विधेयक की संवैधानिकता थी। अब ये देखना है, ये कथन आपको जब याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। एक तो बात यहाँ अगर नहीं बना, मान लो ये बात याद नहीं है, तो कैसे एग्जाम में टेकल करेंगे। एग्जाम में तो हमें बनाना है ना, कैसे टेकल करेंगे बताइए। एक तो हम लोग यहाँ देख चुके 1 और 2 सही है, तो या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ऑप्शन ये होगा, ध्यान रखना है। यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी 50-50 चांस हो गया। तो अब ऐसे 50-50 वाले क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जहाँ आपके 25% सही होने के चांसेस थे, अब कितने परसेंट हो गए, अब 50% हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन को वहाँ पर दांव पर लेना है। अगर याद नहीं रहे तो दांव पर लेना है। हालांकि चौथा नंबर स्टेटमेंट सही है, केरल शिक्षा विधेयक ऐसा था, समझे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। देखिए इसमें भी क्या पूछ रहा है, सही कथन ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्ति का विस्तार कर सकती है संसद। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्ति का विस्तार कर सकती है, लेकिन कम नहीं। बिल्कुल, संसद उसके अधिकारों को चाहे तो रीट वाला बात बढ़ा भी सकता है। ठीक है, और रीट की शक्ति किसी और न्यायालय को भी दे सकता है। ठीक, तो पहला कथन सही। दूसरा देखिए, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, नहीं तो उसे कोर्ट का अवमानना माना जाएगा। ठीक है, दूसरा भी सही। उच्चतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में या किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित या पैरवी नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सीनियरिटी का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। आगे देखिए चौथा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर निर्भर है। सही है, एकदम सही है, यानी चारों के चारों सही हो गया। अब यहाँ देखना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, आपको क्या करना है ना, ऐसे छोटी छोटी बातों को आर्टिकल को देख लेना है और आर्टिकल को अपने नोट्स में
लिख लेना है, सो दैट एग्जाम के समय जल्दी से रिवाइज करो। क्या पता एग्जाम में पूछ दे कि किस में दिया हुआ है इसका वेतन और भत्ते, और किस अनुसूची में दिया है, ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका काम है ये सब आर्टिकल और अनुसूची को लिख लेना, झट से लिख लेना गूगल करके। एक पॉइंट देखिए, उच्चतम न्यायालय का वेतन भत्ता और उसका फिर जो भी पेंशन होता है कहाँ है, भारत की संचित निधि पर। कहाँ है, भारत की संचित निधि पर। वहीं यदि बात आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सैलरी भत्ता के बात होता है तो यह स्टेट के संचित निधि पर होता है। लेकिन एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हाई कोर्ट के, ध्यान से सुनना, अगर हाई कोर्ट के जज के पेंशन की बात आए, किसका, पेंशन की बात आए, तो वो कहाँ से दिया जाएगा, वो दिया जाएगा भारत की संचित निधि से। कहाँ से दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से। ओके, चलिए यहाँ पर ये एडिशनल जानकारी हो गई। तो अब हमारा यह चौथा के चारों स्टेटमेंट सही हो गया। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पांचवें नंबर में क्या पूछ रहा है, पहले गलत या सही पूछ रहा है, पहले उसको देख लेंगे। सही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो अब इसमें चुनना है कौन सा कथन क्या है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, इसके बारे में जैसे ही नियुक्ति आए आपके दिमाग में कॉलेजियम की सारी बातें आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इसके अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के उस वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए इस पद पर रहने के लिए उपयुक्त समझा जाए। वरिष्ठतम न्यायाधीश की होती है, लेकिन 2 बार इसको अवहेलना भी किया गया है। 1971 में क्या कर दिया गया था, एन रॉय को कर दिया गया था। एक बार 1977 या 78 में एक और महिला जज को कर दिया गया था, जो कि वह सीनियर मोस्ट जजेज नहीं थी, फिर भी कर दिया गया था। ठीक है, तो अब समझ गए, पहला कथन सही हो गया। ठीक, अगला देखिए, अगला है, यह प्रक्रिया केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा अगली नियुक्ति के बारे में निवर्तमान सीजेआई की सिफारिश मांगने से शुरू होता है। सीजेआई से ही सिफारिश मांगते हैं, कानून मंत्रालय द्वारा मांगा जाता है। ठीक है, और सीजेआई जिसको सिफारिश करेगा वही व्यक्ति बन जाएगा। ठीक, अगला कथन कह रहा है, मंत्री को उचित समय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश मांगनी होगी। उचित समय पर मांगा ना, यानी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका 65 साल का उम्र मुख्य न्यायाधीश का हो गया तभी मांगेगा ना, ऐसा थोड़ी ना पहले कहेगा भाई तुम हट जाओ हम किसी और को बैठा देंगे। ठीक है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। और चौथा कथन है कि पूरी प्रक्रिया की समय सीमा 60 दिन है। संविधान में या किसी भी तरीके से ऐसा कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो पहला भी कथन सही हो गया, दूसरा भी कथन सही हो गया और तीसरा भी, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट नोट करना है क्या, कि अगर मान लो 1 और 2 आप देख लिए एग्जाम में कि 1 और 2 सही है, तो बिना कुछ सोचे 1 और 2 बस एक ही में है, यहाँ डी नंबर में आराम से मारो, अपना टाइम बचाओ और आगे बढ़ो, बात खत्म। ठीक, और छठे नंबर में क्या पूछ रहा है, छठे नंबर में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए, अग्रिम जमानत केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है, अग्रिम जमानत केवल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा ही जारी किया जाता है, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, नियमित जमानत एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के लिए न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश है जो पहले से गिरफ्तार है और पुलिस हिरासत में, समझ गए, जो व्यक्ति पुलिस हिरासत में रखा हुआ है और पहले से ही गिरफ्तार है उसको नियमित जमानत दिया जाता है। उसको क्या दिया जाता है, नियमित जमानत दिया, समझ गए। फिर नियमित जमानत वाली बात, नियमित जमानत का ही परिभाषा ही है यह जो दिया गया है, नियमित जमानत का यही परिभाषा ही होता है। नियमित जमानत एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने या न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार है और पुलिस हिरासत में रखा गया है, ये इसका डिफिनीशन है। तो ये दोनों कथन सही हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है यह कि सीआरपीसी में इसका वर्णन है, लेकिन अब सीआरपीसी तो नहीं रहा, भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो अब उसमें कहाँ, उसमें होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक प्रावधान अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए मध्यस्थता को अनिवार्य शर्त बनाता है। इसको, ये तो एकदम से आपको बता लो कि याद होना चाहिए। ठीक है, या फिर इन मतलब याद रहेगा तभी बनेगा, वरना इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, यह स्किपेबल है, आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर सकते हो। हालांकि चारों पांचों जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना, और भी है क्या, हाँ ठीक है,
ये सब के सब है। लेकिन यहाँ जो विशेष विवाह अधिनियम है इसका इसमें यूज नहीं किया जाता है। किसमें? मध्यस्थता को अनिवार्य करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम का यूज नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आगे देखो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। कोलिजियम प्रणाली द्वारा तो होता है, लेकिन करेगा कौन? भारत के राष्ट्रपति ही करेगा। इसमें पूछ क्या रहा है? सही कथन ही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला सही हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो। जब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाला वरिष्ठतम न्यायाधीश के बारे में कोई संदेह होता है तो मामले का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। क्या यह बात सही है? क्या मामले का निर्णय संसद द्वारा किया जाएगा? मामले का निर्णय बिल्कुल भी संसद द्वारा नहीं किया जाएगा, यह कथन गलत है। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या है? गलत है। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो संसद नहीं करेगा, जो अदर न्यायाधीश होते हैं वो सारे मिलकर ये समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ठीक, तो पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। और जैसे ही दूसरा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, अपने आप एक हो गया। लेकिन हम लोग तीसरा देख लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को कॉलेजियम की सिफारिश प्रथम दृष्टया बाध्यकारी होती है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान लो कि मैं राष्ट्रपति हूँ और आप लोग अगर कॉलेजियम से अगर भेजते हो कि आप इसको बनाओ, न्यायाधीश इनको नियुक्त करनी है, तो अगर मेरा मन करेगा तो मैं पहली बार आपको क्या कर दूंगा? वापस कर दूंगा। लेकिन आप दूसरी बार भेजते हो तो बाध्यकारी होगा, पहली बार बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इसीलिए तीसरा कथन गलत है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आ जाओ आगे। 9 नंबर अगला क्वेश्चन में कह रहा है, सही पूछ क्या क्या पूछ रहा है ये देख लो पहले। 9 नंबर में सही पूछ रहा है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत बिल्कुल भी बात है। 1935 के अधिनियम से उसको संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय किया गया, और यह भारत के उच्च न्यायालय की तुलना में अपेक्षाकृत नया न्यायालय है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद आगे वाला कथन आ जाओ। दूसरा देखो, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से श्रेष्ठ होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, अधीन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या हो गया? गलत। ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, तीसरा देखो, उच्च न्यायालय संवैधानिक कानून, नागरिक कानून, आपराधिक कानून के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में उपचार प्रदान करेगा। बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। अदालत, कोर्ट, न्यायाधिकरण एंड ट्रिब्यूनल्स के समानांतर न्यायिक प्रणालियां उच्च न्यायालय को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील की व्यवस्था कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन सीधा अपील किया जा सकता है। कोलिजियम के पास न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति है। कोलिजियम के पास न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या किया जा सकता है? ये बात बिल्कुल सही है, कॉलेजियम ही ये काम करता है। भारत में उच्च न्यायालय का निर्माण भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से हुआ था के प्रावधान के आधार पर किया गया। क्या यह कथन सही है? बताइए। 1935 के एक्ट से हुआ था ही ना, इसलिए कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक मिनट, आगे देखो, बताना है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण एक विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों का व्यय और विवरण होगा। यह कथन 112 आर्टिकल 112 में यही बात कही गई है। ठीक है, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन क्या हो गया? सही हो गया। अब एक पॉइंट देना है यहाँ, ध्यान। 110 क्या है? धन विधेयक, यानी कि मनी बिल के बारे में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद 109 क्या है? मनी बिल के बारे में कुछ विशेष प्रावधान है। मनी बिल के बारे में स्पेशल प्रोविजंस है। क्या है? स्पेशल प्रोविजंस है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, आगे देखो,
निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। भारत का सॉरी भारत का संविधान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉलेजियम से नहीं होती है, और ये सारी चीज़ें राज्य सरकार करती है। सॉरी, कैसे, किस आर्टिकल के तहत करती है? आर्टिकल 233 एंड आर्टिकल 234, इसके तहत कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ठीक है, और चयन कैसे किया जाएगा? जैसे हम लोग कभी कभी नहीं सुनते हैं क्या, बीपीएससी के तहत हो या जेपीएससी के तहत हो, न्यायाधीशों की भर्ती की गई है, जजेज की भर्ती हो रही है, एग्जाम हो रहा है, तो ये वही बात है, स्टेट कौन करेगा? लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, या फिर चाहे तो हाई कोर्ट खुद ही एग्जाम को कंडक्ट करवा सकता है। समझ गए? आगे आ जाओ। तो ये दूसरा कथन भी क्या है? सही है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है जिला न्यायाधीश का चयन राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा संचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल सही है, समझ गए? अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सही ही बताना है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? विशिष्ट मूल अधिकार, मूल क्षेत्राधिकार क्या है, ये बताना है। अब ये आपको क्या करना है, या तो लुसेंट से या फिर लक्ष्मीकांत से सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार आप एक बार देख लो। और हम लोग हमारा जो प्रीलिम्स का बैच है उसमें भी इस बात को अच्छे से बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार कौन है, सलाहकारी प्रवृत्ति का कौन सी बात है, बाध्यकारी क्या है, हाई कोर्ट का क्या है, ये बात बताया गया है। ठीक है, उसमें रीट का क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, रीट का क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, रीट का क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए। तो पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहाँ बच गया, अपने आप बच गया 2 और 3। एग्जाम में क्या जरूरी है इतना पढ़कर टाइम बर्बाद करने की? आराम से 2 और 3 लगाओ और आगे बढ़ो। बट देखो, एक केंद्र और राज्य के बीच विवाद होगा तो यह काम किसका है निपटाने का? सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। संविधान पूर्व किसी संधि से उत्पन्न विवाद होगा तो उसका सुप्रीम कोर्ट करेगा। चलो एक क्वेश्चन तो आप लोगों से, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि किसी स्टेट से कोई एमपी चुनाव जीतता है, लेकिन अगर उस चुनाव में कोई खामियां या कुछ पाया जाता है तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा, या दोनों में से कहीं भी जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या फिर केवल हाई कोर्ट ही पहले जा सकता है? आपको बताना है ये बात। ठीक है, और नहीं पता है तो आराम से इसको खोजिए। आगे देखो, 14 नंबर में क्या पूछ रहा है? वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सही बात है, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यह क्या है? एक अर्धन्यायिक बॉडी है ना? हाँ, अर्धन्यायिक बॉडी है, ये भी बात सही है। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती है? बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, इसकी सिफारिशें बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होती है, ये बात याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, या इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में एक बार। देखिए, अब आप लोग बताइए, वित्त आयोग को किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? वित्त आयोग को किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? यहाँ पर ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग को रखा गया है, जो स्टेट और उसके बाद सेंटर के बीच में क्या है, राजस्व के यानी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करता है? सलाह देता है, जिम्मेदार भी है। ठीक है, ओके। अभी देखिए, अरविंद सिंह पनगढ़िया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन? अरविंद सिंह पनगढ़िया के अध्यक्षता में 2026, मतलब वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2023 में किया गया था, और उनकी सिफारिशें 2026 से 2031 तक रहेगी। ये कौन से हैं? ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है इतना डीप में। ठीक है, आप लोग खुद से भी थोड़ा देखिए अगर ये टॉपिक है तो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त। देखो इतना डीप में नहीं आएगा, मैं आज ही कह दे रहा हूँ, इतना डीप में एग्जाम में नहीं आएगा। यदि राज्य मुख्य
सूचना आयुक्त को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है। क्या राज्यपाल हटाएगा पद से? नहीं। कौन हटाएगा पद से? चलिए सोचिए सोचिए, कौन हटाएगा पद से, जल्दी से बताइए। पूछ कह रहा है पहले, कौन सा कथन गलत है बताइए, कौन सा हटाएगा? ये बात सही है कि वो कौन हटाएगा? राज्यपाल ही पद से हटाएगा। ठीक है, मैं मिस कर गया था थोड़ा सा। आगे देखो, राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को सीध कदाचार या अक्षमता के आधार पर नहीं हटा सकता है। बिल्कुल ही हटा सकता है, इसलिए कथन गलत है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 368 के संबंध में बताना है। संविधान में संशोधन के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है? नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं भी ला सकते हैं, राष्ट्रपति के बिना पूछे लाएंगे। संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल भी गलत है, पेश किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन। कौन ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता रखता है? ठीक है, अगर विधेयक आता है तो राष्ट्रपति की शक्ति या वीटो शक्ति को आप लोग एक बार देखो यहाँ पर। ऐसे ही हम एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति आप देखो। ठीक है, उसके बाद कौन सा विधेयक उनके पूर्व अनुमति से आएगा, फिर उसके बाद निजी सदस्य क्या होता है संसद में, उसके बाद गैर निजी सदस्य यानी कि सरकारी सदस्य क्या होंगे। निजी सदस्य का मतलब वो होता है जो मंत्री नहीं है, और उसके अलावा सारा निजी सदस्य सारा जो होता है वो क्या होता है? सरकारी सदस्य होता है। ठीक है, चलिए अब इतना आप लोग अब देखिए एग्जाम बुक में। लक्ष्मीकांत, अगला देखिए, पूछ रहा है कौन सा कथन क्या है? सही है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह प्रोविजंस ही है। ठीक है, आर्टिकल 356 की बात यह कह रहा है, यह प्रोविजंस ही दिया हुआ है। ठीक है, कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा 6 महीने के लिए होती है। इसी समय सीमा के चरण में 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। कितने साल तक बढ़ाया जाएगा? 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन और क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया भी जा सकता है। ये भी बात सही है। इसके लिए संसद के मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। हटाने के लिए संसद के मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखो, राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है, लेकिन संसद की मंजूरी की आवश्यकता है। अभी हम लोग क्या सुने हैं? संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश के पास दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की अपीलीय क्षेत्राधिकार है। बिल्कुल सही है। जिला न्यायाधीश द्वारा पारित मृत्युदंड उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन है, भले ही कोई अपील की गई हो या ना हो। बिल्कुल सही बात है। यानी कहने का मतलब है कि जिला न्यायाधीश अगर कह देता है कि चलो अभिषेक तुम्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती है, तो हाई कोर्ट में आप अपील करें या ना करें, हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा ही लेगा। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही हो गया। अब देखिए तीसरा कथन, जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जिला न्यायाधीश न्यायिक दोनों शक्तियों का क्या करेगा? पालन करेगा। ठीक, ये कथन सही हो गया। यानी तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा कंसेप्ट याद रखना है। आगे देखिए, संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाएगा? देखिए एक बात याद रखिए, संविधान में कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? एक साधारण बहुमत होते हैं, एक विशेष बहुमत होते हैं। ठीक है, और एक होता है आधे से अधिक संघ राज्यों की क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। एक साधारण बहुमत में क्या चाहिए? सिर्फ जितना लोग वोटिंग कर रहा है उसके आधे से एक ज़्यादा हो जाना चाहिए। विशेष बहुमत में क्या चाहिए? सदन का जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 सदस्य वोटिंग होना चाहिए, प्लस उपस्थित है उसका आधा, तो ये विशेष बहुमत हो जाएगा। और आधे से अधिक राज्यों में ये संघात्मक बातों में होती है, जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था को क्या होता है? यहाँ ऐसी स्थिति में संघात्मक व्यवस्था जहाँ पर प्रभावित हो, जैसे कि राष्ट्रपति की बात हो जाए, राज्यपाल की बात हो जाए, ठीक है, या फिर संसद की कुछ बात हो जाए, ऐसी बातें, तो यहाँ पर क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए, प्लस कम से कम आधा राज्यों का सपोर्ट चाहिए। समझ गए? एक बार आराम से इसको देख लीजिए पेपर में आप, सॉरी एग्जाम, क्या मैं बोल रहा हूँ, नोट्स में। ठीक है, तो यहाँ देखिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पूछ रहा है। नए राज्यों की स्थापना,
साधारण राज्य की बहुमत, ये भी बात सही है। नागरिकता की समाप्ति, साधारण बहुमत ही चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति भी हम लोग देखें राष्ट्रपति से रिलेटेड ये क्या होती है, ये होता है, यह है संघात्मक बातें, इसलिए ये संघात्मक बातें हैं, इसलिए इसके लिए क्या चाहिए आपको, कम विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की जनसंख्या, आधे राज्य की सपोर्ट चाहिए कम से कम। तो पहला और दूसरा केवल सही होगा। कौन कौन होगा, पहला और दूसरा सही होगा। ठीक, आगे इसमें कुछ और बात हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐड ऑन ये करना है कि अगर मान लीजिए साधारण बहुमत से क्या क्या, आप एग्जाम में नोट में देख लेना, नोट्स में आराम से, ठीक है, कौन कौन से होती है। जैसे संसद सदस्यों का वेतन भत्ता हो गया, उसके बाद संसद में कोरम की बात कही जाए, संसद के प्रक्रिया के नियम की बात हो जाए, राजभाषा का प्रयोग का बात हो जाए, उसके बाद नागरिकता अधिग्रहण समाप्ति की बात हो जाए, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की बात हो जाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें किस में आती है, साधारण बहुमत में आती है। ये आपके लक्ष्मीकांत में दिया होगा लिस्ट, आप वहाँ से आराम से देखो, वरना फिर वो प्रीलिम्स वाली क्लास एक बार आप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी सारी। ठीक है, आगे देखो, विधानसभा के अध्यक्ष के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, विधानसभा के सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देखिए, विधानसभा के सदस्य को हम डायरेक्ट वोट करते हैं, ये जिसको एमएलए बोलते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य जिसमें 1/3, 1/6, 1/12 वाला प्रोविजंस है, जिसमें कुछ राज्यपाल, कुछ शिक्षक, कुछ स्नातक वाले लोग जो वोट करते हैं, तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष वोट करते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति से। कैसे करते हैं वो लोग वोट, एकल संक्रमणीय पद्धति से, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से। कैसे होता है भाई, एकल संक्रमणीय पद्धति से, ये बात याद रखना है। तो पहला कथन तो सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा कथन देखिए, परिषद की अधिकतम शक्ति विधानसभा की कुल संख्या की 2/3 निर्धारित की गई है। ध्यान देने योग्य बात है, परिषद की यानी विधान परिषद की अधिकतम शक्ति, सर क्या पूछ रहा है ये, अधिकतम शक्ति कितनी निर्धारित की गई है, अधिकतम शक्ति 1/3 है, सॉरी 1/3 है ना, एक मिनट, हाँ, अधिकतम शक्ति 1/3 है। कितना है, अधिकतम शक्ति 1/3 है, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। अब देखिए, ये बात याद हो गया। ठीक है, और विधानसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितना होना चाहिए, 500, और मिनिमम संख्या कितना होना चाहिए, 60। अब आपका टास्क यहाँ पर हो गया कि लक्ष्मीकांत में जाओ और विधानसभा को खोजो और देखो कि उसमें अपवाद इसका क्या है, जो त्रिपुरा और एक और गोवा किसी राज्य के लिए है, अपवाद क्या है वो आराम से वहाँ खोजो। ठीक है, चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। भारत के उपराज्यपाल के बारे में बताना है। ठीक है, अब उपराज्यपाल आप जैसे ही आए वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि उपराज्यपाल कहाँ होता है, उपराज्यपाल यूटीज में होता है। कहाँ होता है, यूटी में। देखिए, वर्तमान में भारत में केवल 4 केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल है। क्या यह बात सही है, पहले एक देख लो, यहाँ देख लेते हैं, यह बात गलत है। उपराज्यपाल यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, पुदुचेरी में भी है, अंडमान निकोबार में भी है, उसके बाद लक्षद्वीप में भी है, करावती में भी है। ठीक है, तो केवल 4 में भी नहीं है। ठीक है, किसी केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल उस केंद्र शासित प्रदेश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, कार्यपालिका के प्रमुख नहीं होता है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख वह व्यक्ति होगा, कार्यपालिका का प्रमुख, यहाँ याद रखना, कार्यपालिका का प्रमुख वह व्यक्ति होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, वही होगा। ठीक है, और अभी दिल्ली में अभी कहाँ कहाँ पे है, एक दिल्ली में है, एक पुदुचेरी में है, फिर लद्दाख में है, JNK में है, अंडमान निकोबार में है, उपराज्यपाल की व्यवस्था है। ठीक है, सॉरी वो जो करावती वाली बात थी वो गलत थी। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, चुनाव में आरक्षण के संदर्भ में बताना है। ठीक, एक अलग निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र दोनों केवल आबादी के लिए, क्या है भाई, निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र दोनों केवल आबादी के एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है। ये तो बात सही है कि आबादी के एक विशेष वर्ग के लिए ही आरक्षित है, यह बात तो सही है। ठीक है, आरक्षण प्रणाली में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन
सभी लोगों को उस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। यह बात सही है। जो मान लीजिए जैसे होता है ना, आरक्षित क्षेत्र है और आरक्षित क्षेत्र अगर दलितों के लिए है तो उसमें दलित यानी SC ST लोग के लिए है, तो अगर तो उसमें कौन लड़ेंगे? चुनाव लड़ने में सिर्फ SC ST ही आएंगे, लेकिन वोट देने वाला सब हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, 2 कथन सही हो गया, 1 और 2, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब तो यहाँ 50-50 आ गया, तो इसको बना के आना ही है, आपको आए या ना आए। ठीक है, अगला देखिए, वर्तमान में भारत में केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली का पालन करता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत में कहीं भी पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं है। ऐसा कहाँ से बात हो गया? ये 1909 की बात आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं है भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, ये गलत हो गया। यह बात सही है कि वहाँ पर लगभग 65-66% के आसपास मुस्लिम है, लेकिन ऐसी विडम्बना वहाँ पे नहीं है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये कथन गलत हो गया। कौन हो जाएगा सही? 1 और 2, समझे? आगे देखो, भारत में संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए, किसी संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाता है, इसलिए न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। बिल्कुल गलत है, कानून ही माना जाता है और इसीलिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और इसी के तहत हम 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला कथन क्या हो गया बाबू? गलत हो गया। पहला कथन गलत हुआ ना। ठीक है, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षक के रूप में कल्पना की गई है, इसलिए सभी संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। अभी हम लोगों ने क्या देखा बाबू कि इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है? गलत है। हालांकि संविधान में यह बात कहा गया है कि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन की बात कहेगा, यह शपथ की बात करता है। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति का पद ईमानदारी से पालन करता है और संविधान के कानून के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव के लिए अपनी बात करता है। ये तो बात सही है, लेकिन ये चीज़ें क्या है? वो राष्ट्रपति की शपथ की बात है आर्टिकल 60 में। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों कथन क्या हो गया भाई? गलत हो गया। ओके ब्रो, आगे बढ़े। आजा आजा मेरे सर्किल में आजा, है ना ऐड माई 11 सर्किल का, कोई नहीं। चलो देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यालय के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करेगा। कहाँ ही गया है कि राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी बात सही है, राष्ट्रपति ही हटाएगा उसे। ठीक है, संविधान राज्यपाल को कोई मार्गदर्शन नहीं देता है कि उसे किन मामलों में अपनी सहमति देनी चाहिए, किन मामलों में नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता है। बात खत्म, सारे के सारे कथन सही। तो आसान क्वेश्चन था। अगला देखो, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताया कि कौन सा गलत है। देखो यहाँ गलत पूछ रहा है, समझे? ठीक है, मूल रूप से आयोग के एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक चुनाव आयुक्त होते हैं। क्या यही बात होता है? चुनाव आयोग में क्या 2 ही लोग होते हैं? मूल रूप से आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक चुनाव आयुक्त थे। ये बात गलत है। मूल रूप से यानी कहने का मतलब, ये स्टेटमेंट समझो, मूल रूप कहने का मतलब कि यह जब से चुनाव आयोग बना तब की बात कह रहा है। ठीक है, इस समय एक अकेला पर्सन होता था, सिंगल होता था वो व्यक्ति। ठीक है, अब कितना है? अब 3 है। अब कितना हो गया है? अब 3 हो गया है। उस 3 में कौन कौन है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अदर सदस्य। इसलिए पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब कौन देखेंगे? दूसरा, आयोग के निर्णय को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हो। ठीक, राज्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है। राज्य का चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है ये ना बात, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग का काम है पंचायत और नगर पालिका का, म्यूनिसिपैलिटीज और मतलब लोकल बॉडी का
क्या करना, चुनाव कराना। लेकिन भारत के चुनाव आयोग का काम किसका किसका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा, लोकसभा, ये सारे चुनाव करवाना। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर। ठीक है, आगे आ जा। 26 में क्या पूछ रहा है, 26 में पूछ रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए अधिकांश राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। अभी हम लोग देखें, जब संघात्मक ढांचा की बात की जाएगी तो राज्यसभा के कोरम, क्या ये संघात्मक ढांचा की बात है, बताइए जरा। इसको तो नॉर्मल सी साधारण बहुमत से ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन में, क्या ये साधारण ये हो जाएगा, ये विशेष बहुमत से हो जाएगा। तो ये पहला भी कथन गलत, दूसरा भी गलत, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 3 हो गया। मारो आगे बढ़ो। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, बिल्कुल ये संघीय ढांचा को ठेस पहुंचाएगा, संघीय तो इसके लिए आधे राज्यों की अनुमति अनिवार्य है। उसके बाद देखो, भारत में राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताया कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, परिषद में नामांकन के मामले में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है। नामांकन के लिए विवेकाधीन शक्ति नहीं है। जो 12 सदस्यों को वो लोग नामांकित करते हैं ना, तो वो नामांकन के लिए विवेकाधीन शक्ति नहीं है। विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल कहाँ कहाँ रख सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति को अपना विधेयक देने में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने में, किसी केंद्र शासित प्रदेश में और कोई कार्य हो तो उसके लिए, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 6ठी अनुसूची हो गया ना, हाँ, इसके लिए क्या करना, जिला परिषद, जो स्वायत्त जिला परिषद एडीसी की स्थापना की जाती है, वहाँ पर खनिज आदि का अन्वेषण करना हो, लाइसेंस देना हो, तो उसके लिए कौन हो जाएगा, उसके लिए इनकी विवेकाधीन शक्ति आ जाती है। उसके बाद एक और बात है, मुख्यमंत्री से राज्य के मुख्यमंत्री से जब अगर राज्य की प्रशासनिक या विधायिक मामला मांगना हो तो क्या हम मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे, ये उनकी क्या है, यह है उनकी विवेकाधीन शक्ति। लेकिन ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो पहला कथन गलत हो गया। जैसे ही पहला कथन गलत हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, अपने आप बच गया। इसी को तो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, अपने आप बच गया, खत्म, टाटा बाय बाय। सी आंसर। देखिए, संविधान के अनुसार परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित है। कितना है, 40 निर्धारित है। परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या 40 निर्धारित है, अभी हम लोग देखे हैं 40 निर्धारित है। और विधानसभा के लिए 60, और मैक्सिमम कितना, विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3। मैक्सिमम कितना भाई, विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3। समझ गए। आगे देखो, परिषद के सदस्यों का 1/6 हिस्सा राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। विधानसभा सदस्य क्या चुनते हैं इसमें, ये बताइए। गलत हो गया, सॉरी, तो हो गया यहाँ पर ये। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। बताइए, कुछ परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। अब बताइए, क्या ये बात सही है या फिर गलत है। क्या किसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह क्या कर सकता है, राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यह कथन सही है। ठीक है, यह बात कहाँ कहा गया है, 160 में, आर्टिकल 160 में ये बात कही गई है। उसके बाद आइए, जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है तो विधेयक के अधिनियम में राज्यपाल की कोई भूमिका, बिल्कुल सही बात है। जब आप राष्ट्रपति के लिए रख दिए तो वो तो सारी काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा ना, आपका उसमें क्या ही इंपॉर्टेंस रह गया है ना। तो दोनों कथन क्या हो गया, ये सही हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा 105वां संविधान संशोधन का परिणाम है। अब 105वां संविधान संशोधन आराम से आप देखो, गूगल करो और इसको बनाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में, समझे। पूछ रहा है कि किसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 7वीं अनुसूची में जो सूचियाँ दी गई है उसमें जो संशोधन किया जाएगा, क्या उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को अधिक क्षेत्राधिकार प्रदान करना, क्या ये संविधान संशोधन है, नहीं है।
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन, तो जब प्रक्रिया में संशोधन करेंगे तो संविधान संशोधन ही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो ये तो संविधान संशोधन ही है, तो केवल 2 हो गया। ठीक है, रहने देते हैं इतना, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे 3 वीडियो में हो जाए। मेरे ख्याल से 4 वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लंबा लंबा कर ले रहे हैं ना, चीज़ें ज़्यादा बात कर ले रहे हैं ना इसमें, इससे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं PCS यात्रा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, उसके बाद हमारा 2-3 इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव की बात कर लें हम लोग। एक बैच 1 है, एक बैच 2 है, जिसमें 71st BPSC के लिए मेंस आंसर राइटिंग चल रहा है। बैच 1 में हिस्ट्री और पॉलिटी, अब खत्म, हिस्ट्री खत्म है, पॉलिटी खत्म होने वाला है। बैच 2 में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा अब। ठीक है, अब बचा बैच 3, बैच 3 सॉरी बैच 3 ऐसा कुछ नहीं है भाई, वेट। उसके बाद एक है प्रीलिम्स के लिए, हम लोग प्रीलिम्स प्रीपेयर के नाम से एक बैच चला रहे हैं, जिसमें NCERT के थीम वाइज या चैप्टर वाइज डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। उसमें पॉलिटी ख़त्म हो गया है, इसके बाद साइंस टेक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ी 500 है और मेंस वाले का फ़ी 400 है। ठीक है, और आपको डायरेक्ट अगर मेरे से बात करनी है तो आप टेलीग्राम पे @helpline PCS यात्रा @helpline PCS यात्रा सर्च करिए और आप डायरेक्ट कोई भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगला कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए।